नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा मौजूद हैं। राजा भाई, स्वागत है आपका हॉट टॉक में। राजा भाई, मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा अब मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सारे सहयोगी मिलकर खजुराहो में ले रहे हैं। विभागवार समीक्षा हो रही है और चूँकि 2 साल हो चुके हैं, तो आपसे ये सवाल भी मेरा लाजमी है कि मध्य प्रदेश सरकार के इन 2 साल के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, सवाल और आपका ये विषय तो बहुत ही प्रासंगिक है कि मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने को आए हैं और 2 साल पूरे होने के संदर्भ में उसको आधार मानकर आज खजुराहो के अंदर मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री और राज्य मंत्रियों और विभाग की समीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव खुद इसमें रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं। अब चूँकि आपके सवाल में मैं एक सवाल खड़ा करता हूँ, सरकार से पूछ लेता हूँ कि मोहन जी के पास खुद के पास अनेक मंत्रालय हैं। कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, जनसंपर्क मंत्रालय, खुद मुख्यमंत्री, तो जो की मंत्रालय हैं वो मोहन जी के पास खुद के पास हैं। एक बात। दूसरी बात, आप हर मंगलवार हर बुधवार के कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, कोई ना कोई कैबिनेट के फैसले होते हैं और आके संसदीय कार्य मंत्री कैलाश जी द्वारा अवगत करा दिया जाता है कि कैबिनेट में ये फैसले लिए गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है सर कि मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, उनके पास किसी बात का निर्णय लेने का अधिकार है ही नहीं। उनसे आप व्यक्तिगत बात करते हो तो उनकी व्यवस्था के रोने आप जो रोते हैं, तो उससे अंदाज लगेगा आपको कि सरकार केवल एक पैकेजिंग की सरकार है, केवल दिखाई दे रही है कि पूरी कैबिनेट है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के मामले में इनकी बिल्कुल नहीं चलती है। ये एसआई हैं, विवश हैं। आप विभाग का एक मंत्री एक छोटे से किसी व्यक्ति की पोस्टिंग भी नहीं करा पा सकता और ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता। ये स्थितियां तो सरकार की है। मतलब डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, ग्रोथ स्टोरी के डिसीजन तो बड़ी बात है, वो चाहे तो अपना स्टाफ नहीं बदल सकते हैं। मध्य प्रदेश की स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है आज की डेट के अंदर। और सबकी मंत्रालय मोहन जी के पास खुद के पास हैं। जो चुनिंदा सरकार के अफसर हैं वही सरकार चला रहे हैं। वही चाहे शिवराज के टाइम पे हुआ करता था, वही आज मोहन जी के समय हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि रिव्यू में, रिपोर्ट कार्ड में कुछ सब्सटेंसिबल कोई बात आउटकम आएगा। देखिए, कागजों पे गर्दन हिला के कोई किसी प्रकार का प्रेजेंटेशन देना अलग बात है, लेकिन मध्य प्रदेश को यदि आप 360 डिग्री के एंगल पर देखो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे कोई बड़े निर्णय, बड़े फैसले या किसी मंत्रियों के रहे हों जिस पर चर्चा की जाए और जिसको अपन उल्लेखनीय किया जाए, जिसको अंडरलाइन करके कहा जाए कि नहीं, इन मंत्रालय का काम बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे तो ध्यान नहीं आता। राजा भाई, आपने भी कहा कि शिवराज सरकार में भी यही स्थिति थी। मेरा भी इसी से जुड़ी बातचीत है कि जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो शिवराज सिंह चौहान और उनके चुनिंदा अफसर मिलकर सरकार चलाते थे। जो भी विभागीय मंत्री होते थे उनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होते थे। तो ये इस तरह की जो परिपाटी शुरू हुई है, इससे क्या संकेत जाता है कि सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री ही रहेंगे और अन्य मंत्री जो हैं वे सिर्फ नाम के मंत्री रहेंगे? देखिए, शिवराज जी के टाइम पे भी कमोबेश ये परिस्थितियां थी, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मोहन जी और शिवराज जी की सरकार में जो फ़र्क आपको ये समझना पड़ेगा कि शिवराज जी केवल मुख्यमंत्री थे और सब बाकी जो की पोर्टफोलियो थे वो मंत्रियों को बांट रखे थे। होम मिनिस्टर भी कोई और हुआ करते थे, जनसंपर्क मंत्री भी कोई और हुआ करते थे, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी किसी और के पास हुआ करती थी। तो जब आपके प्रदेश के जो मुख्य 5-7 पोर्टफोलियो है वो जो अन्य मंत्रियों के पास है, तो वहाँ पे कुछ काम होने की और कैबिनेट के फैसलों की या डिसीजन लेने की ऐसा व्यवस्था नहीं थी उस समय। ये बात है। शिवराज जी के जो आंखों के तारे कुछ मंत्री हुआ करते थे, उनके ऊपर शिवराज जी की मेहरबानी थी और वो निर्णय ले पाते थे। इस रिजीम के अंदर मुझे केवल अफसरों के अलावा एक भी, चाहे मैं सीनियर लेवल पे बात करूं तो चाहे प्रहलाद पटेल जी की बात कर लीजिए, राजेश शुक्ल की बात कर लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लीजिए, गोपाल भार्गव की बात कर लीजिए, मैं मतलब सब टॉप मोस्ट सीनियर लीडर्स जो हैं उनको उठा के देख लीजिए, उनके को बता दीजिए उनके डिपार्टमेंट में कौन सा आउटस्टैंडिंग काम हुआ है, कौन सा आउटस्टैंडिंग डिसीजन हुआ है, कौन से आउटस्टैंडिंग निर्णय हुए हैं। पूरी सरकार एक ही चीज़ पे चल रही है, भी ध्यान रखिए, 2 साल से। रीजनल इन्वेस्टर मीट, क्लस्टर इन्वेस्टर मीट और इन्वेस्टर मीट। 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके चुनिंदा अफसर जो हैं, चाहे वो देश भर में भ्रमण कर रहे हों चाहे विदेश में भ्रमण कर रहे हों, इन्वेस्टर मीट के नाम पर उन्होंने विदेश यात्राएं की। इन्वेस्टर मीट के नाम पर पूरे देश के अंदर अन्य राज्यों के अंदर रोड शो और तमाम प्रकार के इवेंट, सेमिनार,
राउंड टेबल B2B बिजनेस किया है। वो मंत्रालय जो कि मुख्यमंत्री के पास ही है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, ध्यान रखिएगा आप। कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर सीएम के पास है, किसी मंत्री के पास नहीं है। सीएम खुद ऑन कर रहे हैं उसको, तो मुख्यमंत्री भी हैं, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्टर भी है, जनसंपर्क मंत्री भी है, अनेक मंत्रालय सीएम के पास और भी हैं। तो जब सीएम खुद मंत्री हैं तो उसको ऑन करने हैं और इवेंट चल रहा है उनका। इसके अलावा चलिए आप मुझे बता दीजिए कि यार ये इस मंत्री के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हो रहा है, ग्राउंड पे हो रहा है, डिसीजन में हो रहा है, बताइए। चाहे PWD में बता दीजिए कौन से आउटस्टैंडिंग काम हो रहे हैं जिसमें राकेश सिंह देख रहे हैं। तो कहने सुनने के लिए मंत्री हो सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में मंत्री असहाय विवश है। देखिए, पूरा इस 2 साल का लेखा जोखा राजा भाई ने रख दिया है, और ये बात सही भी है कि जिस तरह से स्थितियां पहले की सरकार से चली आ रही है वही स्थितियां आज भी चल रही है। और राजा भाई कभी बात करते करते एक जहन में बात आई कि IAS अधिकारी वर्मा द्वारा ब्राह्मण विरोधी एक बयान दिया गया था, उसको लेकर काफ़ी चर्चा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उस पर मेरा ये मानना है मुख्यमंत्री अभी क्यों चुप्पी साध रखी है, उस कारण को समझना होगा। एक महीने से अधिक उस मामले को हो गया है। आमतौर पे हमने ये देखा है कि कोई छोटी सी गलती किसी अफसर द्वारा हो जाती है तो सीएम उसको तो तत्काल प्रभाव से सस्पेंशन के ऑर्डर निकाल देते थे कि सस्पेंड कर दिया जाए। अनेक अफसरों का देखा, नाम लेने की जरूरत नहीं है। क्या मुख्यमंत्री को इस बात का अंदाज़ा नहीं है या अंदेशा नहीं है कि ये ब्राह्मण विरोधी एक सेंटिमेंट जनरेट करके आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका सौदा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि 1 महीने से अधिक समय पे भी उस अफसर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके काउंटर पार्ट पे देखो तो राजेंद्र शुक्ल जैसे डिप्टी सीएम ने ओपन मोर्चा खोल रखा है और मुख्यमंत्री को कई बार अवगत कराया है कि इस अफसर पे कार्रवाई होना चाहिए। और भी कल की बात है, कल कुछ सांसद और कुछ मंत्रियों ने भी इस विषय में एक मेमोरेंडम पेश किया है। मेरे पास जो इंटरनली जानकारी है वो ये है कि हो सकता है कि संतोष वर्मा के उन एफिडेविट या उन प्रमाण पत्रों की जांच भी करवाई जा रही है जिनके आधार पे वो IAS बने हैं। मेरे पास केवल जानकारी है, इसका पुख्ता होना भी बाकी है। लेकिन मुख्यमंत्री का इतना प्रोटेक्शन क्यों है, इतना डिले क्यों है, ये एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है, क्योंकि ये वही मुख्यमंत्री हैं कि विद इन ए सेकेंड किसी को भी सस्पेंड करने की या किसी को हटाने की आदेश जारी कर देते हैं। इसमें इतना लंबा समय किस ग्राउंड पे लिया जा रहा है, उनको हटा देते। यदि गलत साबित नहीं होंगे तो फिर आप बहाल कर देते, लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो एक सस्पेंस खड़ा होता है। इस सस्पेंस के बीच एक जो सबसे ज़्यादा परेशानी का दौर इस समय चल रहा है वो देश में निजी एयरलाइंस की जो अव्यवस्था हुई है, जिसकी वजह से कई सारी फ्लाइट्स लगातार आज भी कैंसिल हो रही है। पिछले 5-6 दिनों से हाहाकार मचा हुआ है। उसको लेकर क्या कहते हैं, जबकि देश के जो नागरिक उड्डयन मंत्री उन्होंने कहा कि अभी तो 5 एयरलाइंस और चल सकती है, और इस बीच में ये जो हंगामा खड़ा हुआ है वो इन दोनों चीज़ों पर क्या आप तालमेल समझते हैं? ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, ये कोई सामान्य विषय नहीं है, ध्यान रखिए आप। ये इस लिहाज से गंभीर विषय है कि देश की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग, जो लोग फ्लाई करते हैं, उन लोगों की दुर्दशा पिछले 5-7 दिनों से हवाई अड्डे पे ऐसा हो रही थी जैसे कोई कुंभ के मेले में जा रहे हों और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हों। हमने देखा ना, जब कुंभ के मेले में जाते हैं तो प्लेटफॉर्म पूरे भरे पड़े रहते हैं, अस्त व्यस्त रहता है प्लेटफॉर्म, ट्रेन आने के पहले या ट्रेन आने के बाद इंतज़ार करते रहते हैं लोग। तो मेरी नज़र में ये सिस्टम का फेलियर है, मेरी नज़र में ये गवर्नमेंट का फेलियर है, मेरी नज़र में जिस तरीके से इंडिगो को आपने एक मोनोपोली मार्केट क्रिएट करने का वैक्यूम दिया, उसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं कि अब जब आपका ऑलमोस्ट 60-70% प्रतिशत जब एयरलाइंस के रूट इंडिगो के पास होते हैं और फ्लाइट की बुकिंग ऑलमोस्ट इंडिगो की होती है, और वो इंडिगो जब आपके मतलब आपने जो सर्कुलर जारी किया था कि पायलट्स को रोस्टर बेसिस पे आराम दिया जाए, उनकी फ्लाइंग का टाइम के साथ साथ उनको एक बीच में गैप दिया जाए, कोई डाउट नहीं है, ये तो ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, हर व्यक्ति को आराम की आवश्यकता होती है। लेकिन आपका सरकार का इसके पहले होमवर्क क्या था? क्या इन एयरलाइंस के स्टेक होल्डर्स से बैठ के आपने चर्चा की, इनसे फीडबैक लिया कि यदि हम ऐसा करते हैं तो आपके पास क्या बैकअप है, कितना आपके पास पायलट्स हैं? आपने फरमान जारी कर दिया और विद इन 5-7 डेज ये सिस्टम कोलैप्स हो गया। क्योंकि देखिए, प्लेन चलाना पायलट का बस की बात है। प्लेन चलाना कोई ऑटो रिक्शा और कोई बस और टेम्पो चलाने जैसा काम तो है नहीं कि एक को एक्स को उतार दिया और वाई को बैठ गए। उसके लिए स्पेशलाइज्ड व्यक्ति लगता है ना, स्पेशलाइज्ड ट्रेंड व्यक्ति लगते हैं, और वो कोई सामान्य तो होते नहीं, वो खुद महंगा पैसा खर्च करके पायलट बन के आते हैं। तो आपने आदेश जारी किया, आदेश जारी करने के बाद उसका पालन किस तरीके से होना चाहिए, उस पर आपका कोई फीडबैक नहीं था।
क्यों अचानक 5-7 दिन में पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया? क्यों 1200 1300 फ्लाइटें कैंसिल हुई, डिलेड हुई? इसके पीछे सरकार उतनी ही जिम्मेदार है जितनी इंडिगो जिम्मेदार है। इंडिगो ने उसका एग्जीक्यूशन नहीं किया इसलिए जिम्मेदार है, इंडिगो की मोनोपोली थी वो भी टूट रही है, और सरकार तो मेरी नज़रों में इसलिए जिम्मेदार है कि सरकार का काम होता है मॉनिटरिंग करना। जैसे स्टॉक मार्केट को मॉनिटर करने के लिए सेबी होती है, IRDA होता है इंश्योरेंस कंपनियों को मॉनिटर करने के लिए, RBI होता है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को मॉनिटर करने के लिए, DGCA इसीलिए तो बना है। DGCA का काम क्या है कि आप फ्लाइट्स के ऑपरेशंस को देखें, उनकी आ रही समस्या को देखें। लेकिन आपने क्या देखा? 7 दिन तक 1200 1300 फ्लाइटें कैंसिल हो रही है, डिलेड हो रही है, हवाई अड्डों की स्थितियाँ ऐसी हो रही है जैसे सरकारी बस अड्डे बने हुए हैं। तो ये तो सरकार का तो फेल्यूर है ही, और इंडिगो को जिस तरीके से दादागिरी रही है उनकी, उसकी भी वो कमर टूट जाएगी। अभी ये जो पूरा कोलैप्स हुआ सिस्टम पूरा, इंडिगो का जो 1200-1500 फ्लाइट्स रोज कैंसिल हुई, आज भी अब हम बात करें तब तक भी 400-500 फ्लाइट्स अभी भी कैंसिल चल रही हैं, डिले चल रही हैं। तो इस पूरे जो प्रकरण हुआ इसमें कहीं किसी तरह के षड्यंत्र का अंदेशा तो नहीं है आपको? देखिए, मैंने तो 4 दिन पहले लिखा भी है कि इंडिगो को बदनाम करने के लिए, इंडिगो को डिफेम करने के लिए, इंडिगो को सबक सिखाने के लिए क्या ये सरकार ने इस प्रकार की कोई चाल चली है जिसको मैं षड्यंत्र के रूप में देखता हूँ? क्या बैकडोर एंट्री से कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं जिनको वापस एयरलाइंस के लाइसेंस चाहिए? क्योंकि जब इंडिगो डिफेम होगी, इंडिगो की कमर टूटेगी, तो उस रूट पे इंडिगो के सारे लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे कि कौन कौन से रूट पे इंडिगो चलेगी, कौन से पे नहीं चलेगी, और नए लोगों के एंट्री के लिए भी एक रास्ता बनती हुई संभावना दिख रही है। आज ही सिविल एविएशन मिनिस्टर का एक कमेंट है कि भारत में अभी भी 4-5 एयरलाइन का स्कोप है। तो ये एयरलाइंस का स्कोप 4 दिन में कैसे पैदा हुआ? इसके पहले तो आप लोगों ने उनको 60% मार्केट स्टेक दे रखा था, ठीक है। तो मैं इसको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो मानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है। इस पर भी एक जांच यदि प्रामाणिकता से हो तो ये बात सामने आए कि किसी को डोर एंट्री देने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था या वाकई सिस्टम का फेलियर था। और सिस्टम का फेलियर था तो फिर एविएशन मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिसर्स और मिनिस्टर के इस्तीफे क्यों नहीं हो रहे हैं? सरकार संसद के अंदर वंदे मातरम का पाठ पढ़ा रही है। सरकार को बात करना चाहिए कि रुपया जो है अमृतस्थान की डुबकियां लगा रहा है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हो। आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हो। आप बात कर रहे हो वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम हमारे देश का एक स्वाभिमान का विषय है, लेकिन संसद में और भी विषय जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। एविएशन मिनिस्ट्री के फेलियर पे आप लोग क्यों नहीं बात कर रहे हो? 4 से 5 लाख लोग सड़कों, हवाई अड्डों पे फंसे रहे, एक दिन नहीं कैद बन के रहे, उनको कोई खाने की, पीने की, होटल्स की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। अब आप पाठ बढ़ा रहे हो वंदे मातरम का। तो मेरा स्पष्ट मानना है इंडिगो एयरलाइंस का सिस्टम कोलैप्स हुआ, सरकार का सिस्टम कोलैप्स हुआ, और इस कोलैप्स के पीछे कोई यदि प्लानिंग है, षड्यंत्र है, तो वो भी एक जांच का विषय तो है। राजनीति पर हमने बात की, लेकिन वो मध्य प्रदेश की राजनीति थी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को लेकर हमने बात की, जो कुछ भी हाल ही में घटनाक्रम हुआ, जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, उस पर बात की। लेकिन एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम जो आने वाले समय में मूर्त रूप लेगा, वो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। राजा भाई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आप लगातार हॉटलाइन पर लिखते आए हो, पर अब इस चुनाव की प्रक्रिया में आप वे कौन से 5 नाम जो प्रमुखता से आप कहते हो कि ये दावेदार होंगे? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैसे तो ग्रेस पीरियड में चल रहे हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा का टर्म तो वैसे ऑफिशियली कब से पूरा हो चुका है, क्योंकि बिहार के चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी ने नए अध्यक्ष न बनाते हुए जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना उचित समझा। अब ऐसा माना जा रहा है कि संक्रांति के आसपास, मतलब मकर संक्रांति के आसपास, जनवरी 1 या 2 वीक के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, क्योंकि अब मल मास लगने वाला है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी मल मास में कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि 14 जनवरी ऑनवर्ड या उसके आसपास मिलना चाहिए। अब कौन कौन संभावित नाम है जो अपन पब्लिक डोमेन में चर्चा का विषय ऑलरेडी रहा है, मुझे लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान अभी उसमें फ्रंट रनर है आज की डेट के अंदर। धर्मेंद्र प्रधान के फ्रंट रनर होने के बड़ा कारण ये है कि एक तो वो नंबर 1 और नंबर 2 मोदी जी और अमित शाह के बहुत ही विश्वसनीय हैं, उनके गुडबुक के हैं, प्लस संघ की भी उनको एक अच्छी बैकिंग है, संघ भी उनको पसंद करता है, संघ की भी लॉबिंग है। देखिए, बिहार चुनाव में मैं धर्मेंद्र प्रधान का कोई बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं मानता हूँ। ये सब कहने सुनने की बातें, 20 दिन में आदमी वहाँ जाके क्या कर लेगा? ये एक औपचारिकता होती है कि किसी न किसी को प्रभारी बनाया जाता है, जीत जाते हैं तो उसके अकाउंट में, खाते में क्रेडिट डाल दिया जाता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान आज से नहीं, धर्मेंद्र प्रधान पिछले 4-6 महीने से एक यंग है, पढ़े लिखे हैं, अभी उनके पास एजुकेशन का मंत्रालय है, वो एक फ्रंट रनर हैं।
सेकंड फ्रंट रनर को मैं समझूँ तो भूपेंद्र यादव को भी आप साइड लाइन नहीं कर सकते, उनके नाम को भी। भूपेंद्र यादव चूँकि मोदी जी और अमित शाह के बहुत ही क्लोजेस्ट, नियरेस्ट और उनके प्रति ऑनेस्ट व्यक्ति है, तो भूपेंद्र यादव को भी आपको कंसिडर कर लेना चाहिए फ्रंट रनर की लिस्ट के अंदर। हालांकि उनके पास अभी बंगाल का चार्ज है। बंगाल भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रेस्टिजियस चुनाव रहेगा, देखिएगा आप, क्योंकि 2026 के अप्रैल मई के अंदर चुनाव है और बंगाल का प्रभारी उनको बनाया गया है। भूपेंद्र यादव के साथ प्लस पॉइंट ये है कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहाँ जाओ वो प्रभाव इंचार्ज रहे हैं, वहाँ पे उनको स्कोर अच्छा मिला है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनका प्रभारी होने का एडवांटेज भी भूपेंद्र यादव को थोड़ा सा मिलता हुआ दिखता है। बीच में एक बार शिवराज सिंह चौहान का नाम भी आया था कि शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता, आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है। शिवराज सिंह चौहान एक बड़े फेम नाम है और इजी गोइंग है और उनकी पब्लिक कनेक्ट बहुत अच्छी है, कार्यकर्ताओं से भी कनेक्ट बहुत अच्छी है, तो उनका नाम भी चल ही रहा है। शिवराज सिंह चौहान का भी अंडर कंसिडरेशन है। देखिए, फिर नाम बात करें तो चाहे CR पाटिल हो, चाहे सुनील बंसल हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, या फिर किसी साउथ से किसी को लाना हो तो किसी 1-2 महिला नेत्रियों का नाम भी चल रहा है। दक्षिण भारत में जिस सरकार को मैसेज देना हो, हालांकि पहले वेंकैया नायडू जैसे लोग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दक्षिण से नहीं रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भी प्रयोग करने में भारतीय जनता पार्टी जो है प्रयोग धर्मी बन चुकी है। तो सरप्राइज एलिमेंट देने के अंदर मोदी जी और अमित शाह एक मतलब जिसको कहते हैं उनकी ख्याति हो चुकी है, आजकल सरप्राइज एलिमेंट देते हैं वो। तो कई बार ऐसा होता है हम जिन नामों की चर्चा कर रहे हैं उन नामों पे कुछ नहीं होगा, कोई ऐसा नाम आ जाता है जैसे आपने देखा मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर आए, भजन लाल शर्मा आए, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साहा आए, तो ऐसा नाम कोई सा भी नया भी आ सकता है। मनोहर लाल खट्टर का नाम भी बीच में चर्चा में आया था, पर मेरा मानना है एज फैक्टर के कारण मनोहर लाल खट्टर, मैं ऐसा मानता हूँ एज फैक्टर के कारण वो साइडलाइन किए जा सकते हैं। वैसे मोदी जी की पसंद है संघ के ज़माने से, वो कोई बड़ी बात नहीं है। राजनाथ सिंह पे फिर से स्टिक लगा लिया जाए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और राजनाथ सिंह की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो विपक्ष को भी साथ लेते हैं और पक्ष को भी साथ लेते हैं। उनकी अपनी स्टॉलवर्ट हाइट है, उनका अपना एक कद है राजनीति के अंदर, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं वो। और राजनाथ सिंह का एडवांटेज ये है कि मोदी जी और अमित शाह से दोनों से फ्रिक्वेंसी भी इनकी अच्छी है और देश के भी सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं वो। तो रक्षा मंत्रालय भी आज राजनाथ सिंह लीड कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि मोर और लेस ये जो नाम है इनके इर्द गिर्द कोई स्थितियाँ चर्चा में हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इनको सरप्राइज एलिमेंट देने की आदत है। कई बार सरप्राइज ऐसा देते हैं कि आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कर्नाटका से यदि बात करें तो प्रहलाद जोशी का नाम भी कर्नाटका से आ रहा था। तो कई नाम हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। राजा भाई ने काफ़ी अच्छी बात कही, विस्तार से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अपने विचार रखे हैं और ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दो जो प्रमुख व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, ये किसी भी चौंकाने वाले नाम को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और अन्य प्रदेशों में किया है। तो ये सब कुछ उनके ऊपर निर्भर है कि वे किस तरह का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं। बहरहाल हमने बातें की है मध्य प्रदेश के सरकार के लेखे जोखे को लेकर, हमने बात की है इंडिगो एयरलाइंस की जो वर्तमान हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मसले पर भी हमने बात की है। मुझे लगता है आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।